अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 22 और टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो कंटिन्यूटी में ही है। लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था एरेज, ठीक है, उसमें हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कर लिए हैं। फंडामेंटल्स हमने कर लिए हैं, कुछ एक्सरसाइज हमने करी, सर्चिंग सॉर्टिंग से रिलेटेड हमने एग्जांपल्स करके देख लिए। तो आज फर्दर उसी टॉपिक को हमने आगे बढ़ाना है और उसमें हमारे पास समझ लें एक और सब टॉपिक निकलता है, मल्टी डायमेंशनल एरेज। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरेज का थोड़ा सा मैंने इनिशियल लेक्चर में बताया था कि हमारे पास एरेज मल्टीपल डायरेक्शंस में भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने एरे पढ़ा था वो सिर्फ वन डायमेंशनल या 1D एरे था। जितने भी अभी तक हमने एक्सरसाइज की हैं वो वन डायमेंशनल एरे से रिलेटेड थी। ठीक है, तो आज थोड़ा इस एंगल से जो है एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट एक्चुअली आर मल्टी डायमेंशनल एरेज और इनकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं या नहीं। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल एरेज को सिंपल वर्ड में कहा जा रहा है एरेज ऑफ एरेज। ठीक है, एरेज ऑफ एरेज। फॉर एग्जांपल, अ बाई डायरेक्शनल एरे कैन बी इमेजिन एज अ बाई डायरेक्शनल टेबल। बाई डायरेक्शनल से मुराद ये है कि टू डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, टू डायमेंशनल अगर आप कोई चीज़ की बात करें तो आपके सामने आप अगर देखना चाहें तो आपकी स्क्रीन भी टू डायमेंशनल है। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ऑफ पिक्सल्स। ठीक है, तो एरे की अगर बात की जाए, बाई डायरेक्शनल या टू डायमेंशनल एरे, तो आप इसको समझ लें, ट्रीट कर सकते हैं एज अ टेबल। टेबल में रॉज भी होती हैं, टेबल में कॉलम्स भी होती हैं। ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल या टू डायमेंशनल एरेज टेबल रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी, या यूं कह लें कि आपके सामने हर 2D चीज़ यानी टू डायमेंशनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना हो, उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना हो, तो आप यूज़ करते हैं टू डायमेंशनल या 2D एरे। ठीक है, जो कि एक टाइप है ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल गिवन है, जीमी नाम का एक एरे मैंने क्रिएट किया। ठीक है, और इसके आगे अगर देखा जाए तो मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बल्कि 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ की। ठीक है, अब तक हम एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहे थे क्योंकि हमारे एरे की डायमेंशन 1 थी। अब मैंने कहा कि हम 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे जो एरे की डायमेंशंस हैं वो 2 हैं। ठीक है, यानी अगर 2 डायमेंशन है तो उसमें रॉज एंड कॉलम्स की बात आ जाती है, क्योंकि हम जब 2D प्लेन को ऑब्जर्व करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो उसमें रॉज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, या यूं कह लें कि 2D कोऑर्डिनेट होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट वाली बात आ जाती है, बिल्कुल वैसे ही। तो इसमें अगर देखा जाए तो मैंने 2 ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और 2 नंबर्स लिखे हैं, 3 एंड 5। तो पहले ब्रैकेट में 3 लिखने का मतलब ये है कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ रोज कितनी है मेरे पास। ठीक है, नंबर ऑफ रोज। और सेकंड वाला ब्रैकेट जो है वो मुझे बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ये आप इसके एडजेसेंट जो एक डायग्राम के मैंने उसमें देख सकते हैं कि जिमी जब मैंने लिखा तो मेरे पास एक मेमोरी में इस तरह की स्पेस रिजर्व हो गई। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है। तो काउंटिंग स्टार्ट होगी 0 से, तो 0, 1 एंड 2, टोटल हो गई 3। एंड नंबर ऑफ कॉलम 5 है, तो ये स्टार्ट होगी काउंटिंग 0 से, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये भी हो गई टोटल मेरे पास 5। ठीक है, तो मेमोरी में अगर रिप्रेजेंटेशन आपने देखनी हो या लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो वो 2D एरे की इस तरीके से। और चूंकि इसकी डेटा टाइप मैंने यहाँ पे इंट रखी है, तो इन सारे मेमोरी सेल की डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। वही डेफिनेशन फॉलो होती है कि सारे एलिमेंट्स की डेटा टाइप सेम है। ठीक है, तो 2D एरे को अगर आप इमेजिन करना चाहें तो आप इस तरीके से मेमोरी में इमेजिन कर सकते हैं कि 2 डायमेंशनल स्पेस होगा लाइक अ टेबल। ठीक है, लेकिन इन एक्चुअल मेमोरी में 2 डायमेंशनल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। जस्ट ये मैं आपको एक जीके के तौर पे बता रहा हूँ, मेमोरी हमारी लीनियर ही होती है। और अभी आगे आपको पता लग जाएगा कि क्यों मैंने ऐसे कहा कि लीनियर होती है। जब इनिशियलाइजेशन हम करेंगे तो उसकी इनिशियलाइजेशन के क्राइटेरिया से आपको बात समझ आ जाएगी कि हाँ मेमोरी है कैसे, लीनियर है। लेकिन जो उसको नंबर असाइन होते हैं ना, वो रॉ और कॉलम वाइज असाइन होते हैं। यानी 0 0 नंबर असाइन हो जाएगा, एक को 0 1 असाइन हो जाएगा। तो वो नंबर कहाँ से बन जाते हैं, ये वाले जो नंबर हैं रॉ नंबर एंड कॉलम नंबर से बन जाते हैं। ठीक है,
तो से अब अगर मैं लिखता हूं जैसे कि ये, ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं जिमी 1 3, ठीक है, इंडेक्स नंबर रॉ नंबर 1 और 3 नंबर, तो इससे मतलब क्या होगा कि मुझे देखना पड़ेगा, कैसे देख सकता हूँ मैं, इसका तरीका देखने का बहुत आसान है कि मैं रॉ नंबर 1, ठीक है, और मुझे क्या है कॉलम नंबर क्या बताया गया 3, ये बताया गया। तो मेरा सिंपल सा काम ये है कि मैं, मुझे अगर वो पर्टिकुलर सेल को पता करना है कि ये 1 3 कौन सा वाला सेल है, तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से एक लाइन लगा लेता हूँ यहाँ, और यहाँ से भी एक लाइन लगा लेता हूँ यहाँ। तो ये जो इंटरसेक्शन जिस सेल पे बनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस पर्टिकुलर सेल की बात कर रहा हूँ। तो जिमी 1 3 ये वाला सेल कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चेंज कर दूं नंबर, से मैं कर देता हूँ 1 1 कर दूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं जो चेक करना चाह रहा हूँ सेल, वो कहाँ पड़ेगा, इन दोनों की इंटरसेक्शन, यानी यहाँ से और यहाँ से। तो मैं एक्चुअली इस वाले सेल की बात कर रहा हूँ। इस वाले सेल का नंबर क्या होगा, रॉ नंबर 1 एंड कॉलम नंबर भी 1, ठीक है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेल का सेल नंबर पता करना हो इन टर्म्स ऑफ रॉज एंड कॉलम्स, तो बड़ा आसान है, आप दोनों नंबर्स देख के लिख दें। इधर से अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, लिखना आसान रहेगा। यहाँ से मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, टेक्स्ट का साइज काफ़ी इसमें बड़ा है, मैं कंट्रोल शायद नहीं कर सकता। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सेल की बात करता हूँ, चले मैं इधर लिख देता हूँ, पहले सेल की बात कर रहे हैं, तो रॉ नंबर मैंने देखा 0, रॉ नंबर मेरे पास 0, कॉलम नंबर मेरे पास 0, तो पहले सेल का एड्रेस ये बनेगा। दूसरे सेल की अगर बात की जाए तो रॉ नंबर इसका क्या है, स्टिल 0, और कॉलम नंबर इसका क्या है 1, तो दूसरे सेल का एड्रेस बनेगा ये बनेगा। तीसरे सेल की बात की जाए तो तीसरे सेल में स्टिल रॉ क्या है मेरे पास 0, लेकिन कॉलम इस केस में क्या हो चुका है 2, तो ये बन जाएगा। इसी तरह चौथे सेल की अगर बात कर लें तो इसमें भी स्टिल रॉ नंबर है मेरे पास 0, लेकिन कॉलम नंबर बन जाएगा मेरे पास 3। इसी तरह अगर मैं लास्ट सेल की बात करूं तो रॉ नंबर है मेरे पास 0 एंड कॉलम नंबर मेरे पास बन जाएगा 4। तो कुछ ये पैटर्न देखा भाला सा लग रहा है, इस तरह की चीज़ हमने पहले भी की है कुछ, ये हमने की थी जब हम नेस्टेड लूप पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो रॉ नंबर है ये आउटर लूप को रिप्रेजेंट करता है, और जो कॉलम नंबर है इनर लूप को, बिल्कुल वही देखें बिहेवियर यहाँ पर भी है, ठीक है। और ये जो नंबर मैंने ऐसे लिखे हैं, आप चेंज करके अगर इसको एरे के फॉर्मेट में लिख दें, बस ये फ़र्क आ जाएगा कि आप ऐसे लिख दें इसके बजाय, तो दैट्स इट, ये एरे का नंबर बन गया। आप इसको एरे नोटेशन में लिख दें, तो पहली वाली लोकेशन क्या कहलाएगी, एरे के नेम के साथ 0 0, दूसरी वाली लोकेशन क्या कहलाएगी, एरे के नेम के साथ 0 1, तीसरी वाली लोकेशन क्या कहलाएगी, एरे के नेम के साथ 0 2, और इसी तरह आगे वाली लोकेशन क्या कहलाएगी 0, ठीक है। वो तो मैंने सेट की फॉर्मेट में लिख के आपको समझाने के लिए बात कही, लेकिन जब एरे में लिख रहे होंगे तो इसको आप इस तरीके से ब्रैकेट नोटेशन में लिखेंगे, और ब्रैकेट कौन से होंगे, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट, कोई और ब्रैकेट्स आप यूज़ नहीं कर सकते। एरे के लिए डेडिकेटेड है सी लैंग्वेज में, या यूँ कहूँ कि तकरीबन सारी ही लैंग्वेज में वो हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये जो है प्लेसमेंट अगर मैं इधर कर देता हूँ, तो आप समझ जाएं कि ये वाले सेल जो है सबसे ज़ीरो वाले हैं वो ये कहलाएंगे। और सिमिलरली जब अगर मुझे सेकंड रॉ के लिए काम करना होगा, तो हमेशा फर्स्ट वाला जो 0 0 जिसमें सब में 0 है वहाँ पे सब में 1 आ जाएगा, और थर्ड वाली रॉ के लिए बात करेंगे तो जहाँ पे 0 0 है फर्स्ट वाले में सब जगह पे 2 आ जाएगा, ठीक है। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ कि इस तरीके से हम हर सेल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है जी क्लास, क्लियर है ये बात? चलिए ठीक है, जूम कर लेता हूँ, क्लियर है कि हर सेल को किस तरीके से आप पिन पॉइंट कर सकते हैं यूजिंग रॉ नंबर एंड कॉलम नंबर।
चलिए टेस्ट कर लेता हूँ आपका। ज़रा मुझे बताइए कि इस वाले सेल का नंबर क्या होगा, मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा अगर एक्सेस करना चाह रहा हूँ। जी क्लास, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क बताया उस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मुझे कोड के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, सिंटेक्स में क्या चीज़ लिखूंगा कि इससे मुराद ये वाला सेल हो जिसपे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। जी एनीवन, क्वेश्चन मार्क वाले सेल को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, क्या लिखूँ प्रोग्रामिंग में। सिर्फ टू टू लिखना काफ़ी रहेगा, टू टू से पहले कुछ लिखना नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, टू टू तो यू गॉट दैट राइट, सही है, लेकिन टू टू से पहले मुझे एरे का नाम भी मेंशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे कॉमन मिस्टेक आई मेरे पास, ब्रैकेट्स, जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होंगे। ठीक है, फाइनली मेरे पास बिल्कुल सही जवाब आया है अनस की तरफ से कि जिमी लिखेंगे और जिमी के बाद हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी उसका सेल नंबर बनता है। ठीक है, न राउंड ब्रैकेट्स, न कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स या स्पेसेस भी बीच में नहीं देने। ठीक है, यहाँ पे जो स्पेस मैंने दिए हुए वो जस्ट टू क्लैरिफाई करने के लिए दिया हुआ है, या फॉन्ट ऐसा है कि उसमें स्पेस आ गया होगा, या टाइपो की वजह से भी आ सकता है, लेकिन स्पेसेस नहीं आएंगे। ठीक है, जिमी और उसके बाद विदाउट स्पेस आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे। ठीक, चलें ठीक है, आपको बात नहीं समझ में आ गई है। तो आगे बढ़ते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे की ये थोड़ी सी समरी हो गई। अब बात आती है मल्टी डायमेंशनल एरे की इनिशियलाइजेशन की। ठीक है, यू कैन इनिशियलाइज मल्टी डायमेंशनल एरेज इन देयर डिक्लेरेशन जस्ट लाइक यू इनिशियलाइज वन डायमेंशनल एरे। आप जैसे वन डायमेंशनल एरे को करते थे बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो तरीके गिवन है। अच्छा ध्यान रहे कि यहाँ पे मैं करेक्टर टाइप का एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो करेक्टर का मतलब है कि हर एलिमेंट जो भी मैं एरे के अंदर लिखूंगा, ठीक है, वो जो है सिंगल कोट में लिखा जाएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे बहुत सारे सिंगल कोट्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है करेक्टर टिक टैक 3 by 3। ऐसे ही मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी डायमेंशन क्या है। ये टिक टैक नाम का जो मैंने एरे क्रिएट किया, इसकी डायमेंशन कोई मुझे बता सकता है? मतलब वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल है, फोर डायमेंशनल है, कितनी डायमेंशनल है ये टिक टैक वाला जो मेरा एरे? जी एनीवन? ठीक है, मेरे पास दो जवाब आए, थ्री थ्री के, जो कि गलत हैं। एक जवाब आया मेरे पास टू डायमेंशनल, जो कि सही जवाब है। ठीक है, और ये थ्री क्यों आया ये भी मैं बता देता हूँ, और ये क्वेश्चन पूछने की वजह भी यही थी कि मोस्टली स्टूडेंट जो है नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा 3 by 3 लिखा हुआ है तो आपने बोल दिया थ्री डायमेंशन, जबकि डायमेंशन नंबर से नहीं देखी जाती। डायमेंशन जब भी आपको पता करनी हो, आप देखें कि आपने कितने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स कितने यूज हुए, दो यूज हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टू डायमेंशनल एरे है जिसमें हर डायमेंशन में तीन तीन एलिमेंट हैं, यानी तीन रॉज हैं इसकी, तीन कॉलम है, लेकिन इसकी इटसेल्फ डायमेंशन क्या है, टू है। तो ध्यान रहे, डायमेंशन के लिए आप नंबर पे फोकस नहीं करेंगे, नंबर्स तो आपको बताता है नंबर ऑफ रॉज कितनी है, कॉलम्स कितनी है, या किसी पर्टिकुलर डायमेंशन में कितने एलिमेंट्स। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये आपको बता रहे हैं कि आपकी डायमेंशन क्या है, और ये इस वक्त बता रहा है कि डायमेंशन है आपकी 2D, टू डायमेंशनल का आपका इस वक्त एरे है। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज विथ नंबर्स,
डायमेंशन हमेशा नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट से पता लगती है, ना कि उसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं 4x4 लिख देता, 4 × 4, तो आप क्या समझते, क्या ये 4 डायमेंशनल है? नहीं, डायमेंशन ये नहीं होती। ठीक है, ये तो जस्ट ये बता रहा है कि उस पर्टिकुलर डायमेंशन में कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं उसी बात पे जहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे थे कि इनिशियलाइज़ कैसे करना है। तो इनिशियलाइज़ करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं रॉ वाइज़ इनिशियलाइज़ करूँ, यानी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक और मर्तबा कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूँ और एक-एक रॉ करके उसे मैं इनिशियलाइज़ करूँ। यानी 3-3 करके मैं एलिमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ और हर रॉ में चूँकि 3 एलिमेंट हैं और टोटल 3 रॉज़ हैं, तो ये 3 सेट मैंने प्रोवाइड कर दिए इस तरीके से। ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। या सिंपलेस्ट वे क्या है कि मैं यहाँ से जैसे कि नॉर्मली अरे को इनिशियलाइज़ करता हूँ, मुझे पता है 3 और 3 टोटल मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 एलिमेंट होंगे, तो मैं 9 एलिमेंट्स डायरेक्टली भी ऐसे असाइन कर सकता हूँ। और असाइनमेंट हमेशा रॉ वाइज़ ही होगी, यानी शुरू के 3 एलिमेंट फर्स्ट रॉ को मिलेंगे, उसके बाद वाले सेकंड रॉ को मिलेंगे और उसके बाद वाले थर्ड रॉ को मिलेंगे। ठीक है? यानी ऊपर वाला सिंटेक्स लिखूँ या नीचे वाला लिखूँ, दोनों से मुराद एक ही है। मैं एक साथ 9 एलिमेंट लिख दूँगा तब भी शुरू के 3 एलिमेंट फर्स्ट रॉ को जाएँगे, बाद वाले 3 मिडल रॉ को जाएँगे और लास्ट वाले 3 लास्ट रॉ को जाएँगे। ठीक है? तो ये ही बात जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता रहा था कि मेमोरी एक्चुअली आपकी लीनियर इन नेचर होती है, मेमोरी एक्चुअली 2 डायमेंशनल नहीं होती। तो ये इस बात का प्रूफ है, ये वाली लाइन, कि देखिए मैंने लीनियरली सारे एलिमेंट असाइन किए हैं, लेकिन वो 2D एरे को असाइन हो गए। ठीक है? तो इसलिए पॉसिबल हुआ कि मेमोरी लोकेशंस सारी की सारी इस तरीके से कंसेक्यूटिव होती हैं। मेमोरी लोकेशन सारी की सारी इस तरीके से कंसेक्यूटिव होती हैं। तो यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एडजेसेंट है सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, देन थर्ड एलिमेंट जो है वो अगले वाले के, यानी ये 2 एलिमेंट अगर कहूँ, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट भी आपस में एडजेसेंट हैं। ठीक है? इसी तरह ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट भी आपस में एडजेसेंट है। ठीक? लेकिन मैंने उसको लॉजिकली ब्रेक किया हुआ है अलग-अलग रॉज़ में। लेकिन इन फिज़िकल मेमोरी वो सारे के सारे एक ही लाइन में होंगे। ठीक है, वैसे इस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिंटेक्स ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नीचे वाला सिंपलर है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस वाली चीज़ पे, एरे विथ सेवरल डायमेंशन। यहाँ पे अगर आप देखें, एक इनरोल नाम का एरे है और उसमें मैंने ये चीज़ लिखी है, मार्क्स 5 मैक्स सीआरएस और 5 एंड 4। अब ज़रा बताएँगे इसकी डायमेंशन क्या है? जी क्लास, ये इनरोल नाम का जो एरे इसकी डायमेंशन क्या है? जी, अब आपने सही गेस किया है कि इसकी डायमेंशन क्या है? 3 है, क्योंकि इसके अंदर 3 टाइम्स मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं। ठीक है? तो सिर्फ़ थोड़ा-सा आपको ये समझाने के लिए कि 2 से आगे भी बात बढ़ सकती है, तो मैंने एक 3 डायमेंशनल की एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रखी हुई है। अब 3 डायमेंशनल की एग्ज़ाम्पल को अगर मुझे आपको समझाना है, तो उसको किस तरीके से समझा सकता हूँ कि 3 डायमेंशनल प्लेन बना लेते हैं। ठीक है? एक लाइन है मेरे पास इस तरीके से, ठीक है? और एक लाइन मेरी इस तरीके से चल रही है और तीसरा एक्सिस जो है मेरा इस तरीके से चल रहा है। ठीक है? तो इसमें क्या है कि मेरे पास इस वाली डायमेंशन पे जो चीज़ मौजूद है, यानी हॉरिज़ॉन्टल वाली पे, वो है मेरे पास कैंपस कैंपस मौजूद है। ठीक है? और जो मेरे इस वाली डायगोनल पे मौजूद है वो है एयर, और जो मेरे पास इसमें मौजूद है वो है कोर्सेस। ठीक है? ये सूरत हाल है। यहाँ पे मैं एरो बना देता हूँ ताकि आपको पता रहे ये इस तरफ ग्रो कर रहा है, ये इस तरफ ग्रो कर रहा है और ये इस तरफ ग्रो कर रहा है। ठीक है? तो अब यहाँ पे अगर मैं एक नंबर आपको सपोज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ से नंबर यही ले लेते हैं हम, अ, नंबर इज़, इनरोल में मैंने नंबर ले लिया 0, 2 और 3। यानी ये वाला सेल जो है कैसे आप ट्रेस करेंगे कहाँ है?
चूंकि अब 3 डायमेंशनल स्पेस है तो अब मैं अगर देखूं तो वो टेबल या स्क्वायर शेप नहीं रहेगी, अब वो शेप 3 डायमेंशनल होने की वजह से क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर 3 डायमेंशन की मैं बात करूंगा तो 3 डायमेंशन में क्यूब बन जाता है। तो अब मेरे पास कुछ डायग्राम इस तरीके की होगी जैसे ये राइट हैंड साइड पे बनी हुई है। तो अब मुझे ट्रेस करना है कि कोर्स नंबर 0, कोर्स नंबर कौन सा बोल रहा हूँ मैं, 0, तो कोर्स नंबर 0 मुझे कहाँ पे मिलेगा? कोर्स नंबर 0 मुझे कहाँ पर मिलेगा? आप देख लेते हैं। कोर्स 0 तो मेरा यहाँ पर है। कोर्स कहाँ चल रहा है हमारे पास? और अच्छा ठीक है, यानी वर्टिकल लाइन में अगर बात की जाए तो मेरा कोर्स जा रहा है। तो कोर्सेज के नंबर अगर देखा जाए तो ये 0 है, फिर नीचे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा एंड सो ऑन, कुछ भी आता है। तो कोर्स 0 का मतलब ये हो गया कि मुझे ये पता लग गया कि जो भी एलिमेंट मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, कि जो एलिमेंट भी मैं ढूंढ रहा हूँ वो इस पोर्शन में कहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इस पोर्शन में देखा जाए तो इस पोर्शन के अंदर ये पूरा का पूरा ऊपर वाला सबका सब आ जाता है। समझ रहे हैं बात? क्योंकि अगर मैं स्लाइस कर लूँ इसको तो मतलब 0 को, तो सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो आ जाएगी पूरी। तो इसमें ये पता लग गया मुझे ये इस रीजन में आएगा कहीं ना कहीं ब्लॉक। फिर बात की जा रही है कैंपस नंबर कौन सा है? 5। अब कैंपस तो बढ़ रहे हैं आगे इस तरफ। अच्छा, कैंपस नंबर 3 रखा हुआ है, तो कैंपस आगे कैसे बढ़ रहे हैं ये देख लेते हैं। कैंपस आगे बढ़ रहे हैं हॉरिजेंटल लाइन पे, तो 0 1 2 3, यानी इस तरीके से कैंपस नंबर अगर मैं डालना चाहूँ तो मैं इधर डाल लेता हूँ कि ये नंबर है 0 कैंपस की लाइन है, ये वाली 1 की लाइन है, ये वाली 2 की लाइन। तो मुझे कौन सा नंबर चाहिए था? कैंपस नंबर 2। तो इसका मतलब है ठीक है, अब जो मुझे मिलेगा वो इस रीजन के अंदर मिलने वाली है चीज़, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलने वाली है। ठीक है, फर्दर एयर मुझे कौन सा चाहिए? एयर मुझे 3 चाहिए। एयर के नंबर अगर आप देखें तो मैं ऑलरेडी डले हुए 0 1 2 3, तो 3 का मतलब है कि वो भाई इस वाली लाइन में मिलेगा। तो आप देख लें कि सारी लाइन जो है इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है? इस जगह पर हो रही है। तो ये वाला सेल है जिसकी मैं बात कर रहा था, नहीं टॉप का ये वाला सेल। ठीक है, लेकिन अगर मैं फर्ज करें से कह देता हूँ कि मैंने कैंपस कर दिया, नंबर चेंज कर देता हूँ, कैंपस में कर देता हूँ से, क्लियर कर लूँ पहले से, कुछ इरेज कर दे। मैं एक नया नंबर देता हूँ, आप मुझे गेस करके बताइएगा कि वो चीज़ मुझे कहाँ मिलेगी। तो मैं नंबर चेंज कर देता हूँ और नंबर चेंज करके क्या कर देता हूँ, कोर्स नंबर में कर देता हूँ। कोर्स से पहले क्या है? अच्छा, कोर्स नीचे जा रहा है, तो कोर्स मैंने कर दिया 99। ठीक है, कैंपस मैंने कर दिया है समझ लें 3। ठीक है, और एयर मैंने कर दिया है 0। तो अब आप मुझे गैस करके बताएं कि मैं कौन से वाले सेल की बात कर रहा हूँ। क्या वो इस वक्त सामने से देखने पे मुझे नजर आ रहा है वो वाला सेल या नहीं? क्या मैं उस सेल को देख सकता हूँ? अगर देख सकता हूँ तो अपने वर्ड्स में बताइए मैं किस सेल की बात कर रहा हूँ। मतलब ऐसे बता सकते हैं सर, नीचे से, राइट कॉर्नर से, या लेफ्ट से, या ऊपर से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, ऐसे करके आप मुझे कोई डायरेक्शन दें कि मैं किस सेल की बात कर रहा हूँ। जी क्लास, एनी आइडिया? देखें, थोड़ा जहन लगाएं, कोई मसला नहीं है, सोच सकते हैं आप। मैंने काफ़ी 2D 3D प्लेन बना के दिखाया हुआ है। मैं काम और कर लेता हूँ, आपको थोड़ा बेहतर लगे तो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। अननेसेसरी चीज़ें हट जाएंगी तो आप अच्छे से देख पाएंगे। चलें, अब आप देखें, मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि कैंपस इस लाइन पे चल रहे हैं और मैक्सिमम 4 तक जा सकते हैं, और एयर इस लाइन पे चल रहे हैं जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं 0 से लेकर 3 तक गए। देखिए, इसको करने का आसान तरीका वही है, मुझे इसको ना स्लाइस कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, मैंने कोर्स बोला है कौन सा? 99। 99 का मतलब ये है कि मैंने सबसे नीचे वाली रॉ को सिर्फ कंसिडर किया है, इसको बाकी सब ऊपर वाली रॉ चली गई गायब।
ये जो है मेरा इस वाली रॉ में कहीं ना कहीं होगा, यानी पीछे भी इसके मौजूद है सेल, वहां पे भी हो सकता है, यहाँ पे यानी इस रीजन पे कहीं ना कहीं आएगा। जहां मैंने 2 लिखा है वहां पर है, कहाँ मैंने 2 लिखा है, नहीं 2 तो कहीं है ही नहीं, और ये ऊपर भी नहीं है, क्योंकि मैंने, नहीं 2 पर नहीं है। देखो क्यों 2 पर नहीं है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों 2 पर नहीं आ रहा। ये तो मुझे पता लग गया कोर्स 99 है, मतलब ये हो गया कि सबसे नीचे वाली इस रॉ में पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब देखते हैं इस रॉ में आगे पढ़ रहा है या पीछे पढ़ रहा है। अब इस रॉ के अंदर देखा जाए तो फिर मैंने कहा है कैंपस नंबर कौन सा है, 3। कैंपसेस देखिए मेरे हॉरिजेंटली बढ़ते हैं, हॉरिजेंटली बढ़ने का मतलब है कि इस वाली कॉलम में कहीं ना कहाँ पड़ेगा। लेकिन अब ये फ्रंट का पड़ता है या पीछे का, ये देख लेते हैं। चूंकि एयर मैंने लिखा है 0, तो एयर तो देखें आप यही डायगनली बढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि एयर 0 तो मेरा इसी सेल के अंदर है। अगर एयर 1 कहता है तो इसके पीछे चला जाता, एयर 2 कहता है तो और पीछे चला जाता, और एयर 3 कहता है तो मजीद पीछे चला जाता। समझ रहे हैं बात? तो जो जिस सेल की मैं बात कर रहा था वो सेल है ये वाला, इस पर्टिकुलर सेल की मैंने बात की थी, जो एग्जांपल मैंने आपको दी वो इस सेल की है। ठीक है, तो 3 डायमेंशन आपने देखा, हमने कर तो लिया, लेकिन स्टिल हमें थोड़ा सा जो है चैलेंज फेस करना पड़ा इसको समझने के लिए। ठीक है, कोई मसला नहीं बेटा अटेंडेंस का। नहीं, देखें जब मैंने नंबर लिखा है ना, ये वाले नंबर, तो जो नंबर लिख रहा हूँ मैं उसी पर्टिकुलर नंबर की बात कर रहा हूँ, मैं इनिशियलाइज नहीं कर रहा, मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ। यहाँ से इनिशियलाइजेशन को आप भूल जाएं। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बताएं 99th वाला कैंपस, तो 99 नंबर ये लिखा हुआ है यहाँ पे इस जगह पर। ठीक है, फिर मैंने कहा कि उसमें से भाई आप थर्ड वाला कैंपस को निकालें, तो थर्ड वाला कैंपस का नंबर ये लिखा हुआ मेरे पास, ये रहा थर्ड कैंपस। ठीक है, तो यहाँ से कहीं पड़ेगा, तो 99 और थर्ड की ओवरलैप देखें तो ये लास्ट वाली रॉ में हो रही है, और लास्ट वाली रॉ में फिर 0 एयर बोला गया, तो ये वाला सेल बना जो इसको मैंने नीचे हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, जब मैं एक्सेस कर रहा होता तो नंबर में माइनस नहीं करना होता, सिर्फ इनिशियलाइजेशन के बाद। ठीक है, ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ जब मैं इनिशियलाइज करता हूँ ना तब नंबर में डिफरेंस होता है, लेकिन बाकी जब भी मैं एक्सेस करता हूँ तो कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई सब्ट्रैक्ट नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आपके पास रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये इस एग्जाम्पल को कराने के पीछे पर्पस ये था, ये इसलिए कराई गई कि आप लोगों को आइडिया हो कि जो जो डायमेंशन बढ़ती जा रही है हमें उसको इमेजिन करना मुश्किल हो रहा है, और एट प्रेजेंट हमारी जो लिमिट है वो यही है कि हम 3D तक इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रियल फिजिकल एक्सिस है वो 3 डायमेंशनल है, हम हर चीज़ को 3 डायमेंशनल व्यू में देखते हैं। एरे को अगर मैं बढ़ाना चाहूँ, मैं एरे को 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन और बढ़ा सकता हूँ, लेकिन चूंकि रियल इन्वायरमेंट में हमारे पास ये डायमेंशंस नहीं हैं, तो मेरे पास इस तरह की कोई एग्जांपल्स आती नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग में फीचर है कि मैं मज़ीद इसको बढ़ा सकता हूँ। हो सकता है कि मैं अपनी स्पेस के साथ साथ टेम्पोरल डायमेंशन भी स्टोर करना चाहता हूँ, टाइम या इंटेंसिटी या कोई और फैक्टर्स, तो इसमें मैं एक और डायमेंशन भी ले सकता हूँ, लेकिन वो स्पार्शियल नहीं होगी, वो टेम्पोरल होगी या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन एरे को बढ़ाया जा सकता है। इसकी अगर रियल लाइफ आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँ एरे की, तो आप इस वक्त स्क्रीन पर जो भी देख रहे हैं वो आपको एक 2 डायमेंशनल एरे की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, यानी एक इमेज या पिक्चर जो भी आप ले लें, वो एक 2 डायमेंशनल चीज़ होती है। ठीक है, फिर फर्दर आप बात कर दें तो उसमें अगर आप थर्ड जेड एक्सिस भी डाल दें, यानी एलिवेशन का फैक्टर डाल दें, शेडोज का फैक्टर डाल दें, तो वो 3 डायमेंशनल इमेज हो जाती है। फिर फर्दर आप उसको अगर मूविंग यानी बहुत सारी इमेजेस को तेज़ी से फ्रेम रेट के साथ चेंज करें तो वो एक वीडियो बन जाती है। तो वीडियो का मतलब ये है कि उसमें एक टाइम का एलिमेंट भी आपने ऐड कर दिया, और फिर फर्दर इसी तरह आप उसमें जितने फैक्टर्स जितनी डिटेल ऐड करते जाते हैं उतनी उसकी डायमेंशंस बढ़ती जाती हैं। तो आपको मैंने एक रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दी है कि एरे की आप हर चीज़ जो भी स्क्रीन पर देखते हैं वो आपको एरे की फॉर्म में ही मिलती है। अब वो 2 डायमेंशनल भी हो सकती है, 3 डायमेंशनल भी हो सकती है, जितनी डायमेंशन पे आप जाएँगे उतनी डिटेल आपको मिल जाएगी।
ठीक है, तो इससे मैंने आपको ये बता दिया कि एक रियल एग्जांपल तो है और हम डेली बेसिस पे उसको एक्सेस भी कर रहे हैं। तो सारी की सारी इमेज प्रोसेसिंग या वो डोमेन ऑफ इंजीनियरिंग जहाँ पे आप कंप्यूटर विजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इमेज प्रोसेसिंग पे काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मैट्रिसेस से डील करना पड़ता है या टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर से डील करना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको काम आते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज़, ठीक है? तो ये हो गई एप्लीकेशन और थोड़ी-सी डिक्लेरेशन पे बात। अब हम इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। थ्योरी में हम सिर्फ़ टू डायमेंशनल तक रखेंगे अपने आप को, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इससे ज़्यादा की एक्सरसाइज़ सी लैंग्वेज में एटलीस्ट नहीं कर सकते। हम सिंपल या कहना चाहिए कि फंडामेंटल्स पे काम करेंगे। अगर आपको फंडामेंटल समझ में आ जाएगी, तो आप फिर आगे चल के जैसी आपकी इमेजिनेशन या आपकी रिक्वायरमेंट, आप उस तरीके से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी एग्जांपल है मैट्रिक्स एडिशन। आप लोगों ने सबने मैट्रिसेस पढ़े हैं मैथमेटिक्स में, तो हमने वो काम करना है कि 2 मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सबसे पहला काम तो ये है कि मुझे मैट्रिक्स को डिक्लेयर करना है। मैंने एक फर्स्ट मैट्रिक्स लिया, इसकी डायमेंशन मैक्सिमम डायमेंशन मैंने रख दी 10 बाय 10, यानी है तो 2 डायमेंशनल। सॉरी, मैंने इसकी मैक्सिमम जो रख दी डायमेंशन तो 2 है, लेकिन इसमें हर डायमेंशन पे जो एलिमेंट आएगा वो 10 बाय 10 तक जा सकता है, यानी 10 रॉज एंड 10 कॉलम से बड़ा आप इसमें एलिमेंट या मैट्रिक्स एंटर नहीं कर सकते। सेकंड भी मैंने 10 बाय 10 रख दिया। अब जाहिर सी बात है, इन दोनों को सम करूंगा तो एक रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट मैंने स्टोर कर लिया सम नाम के एरे। यूजर से मैंने मैसेज में पूछा कि भाई आप बताएं कितनी रॉज और कितनी कॉलम्स रखना चाहते हैं। हो सकता है यूजर सेम रॉज एंड कॉलम्स दे, हो सकता है डिफरेंट दे दे, यानी 3 बाय 3 भी कह सकता है, 3 बाय 4 भी कह सकता है, 5 बाय 9 भी कह सकता है। लेकिन ये बात तय है कि दोनों मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स सेम होंगे। एडिशन के लिए तो ये रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक दफ़ा पूछा कि आप बताएं रॉज और कॉलम्स कितनी है। एम रॉज के लिए यूज हो रहा है, एन कॉलम्स के लिए, और मैंने सिंपली लगा दिया स्कैन एफ। और स्कैन एफ का सिंटेक्स आप देखें बिल्कुल वैसा ही है, एड्रेस ऑपरेटर वैसे ही लगा हुआ है, एरे का नाम लिखा हुआ है, लेकिन अब आगे मैंने 2 ब्रैकेट्स यूज करें सिंगल के बजाय। और एक ब्रैकेट में मैंने सी लिखा है, एक ब्रैकेट में मैंने डी लिखा है। सी मेरा आउटर लूप का पैरामीटर है, डी मेरा इनर लूप का पैरामीटर। बिल्कुल वैसे ही जहां जब मैं वन डायमेंशनल एरे को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहता हूं, तो उसके साथ में लूप यूज करता हूं। तो अब जब मेरे पास टू डायमेंशनल एरे है, तो इसका मतलब है मुझे 2 लूप्स यूज करनी पड़ेगी उसको कंप्लीटली फिल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो याद रहे कि टू डायमेंशनल एरे के साथ मैं हमेशा 2 लूप्स यूज करता हूँ। ठीक है, एक लूप मेरी वही बात जो है रॉस कंट्रोल करती है, और एक लूप मेरी कॉलम कंट्रोल करती है। तो आउटर लूप हमेशा मेरी रॉस कंट्रोल करती है, और इनर लूप मेरी कॉलम। ठीक है, तो इसका मतलब एलिमेंट जब भी मैं यूजर से स्कैन करके फिल करूंगा, तो पहले कंप्लीट फर्स्ट रॉ फिल होगी, फिर रॉ चेंज होगी, फिर सेकंड रॉ फिल होगी, फिर रॉ चेंज होगी, फिर थर्ड रॉ फिल होगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस याद रखने वाली बात ये है कि जब भी मैं एरे को इनपुट लेता हूँ तो लूप यूज़ करता हूँ। तो अगर टू डायमेंशनल को लूँगा तो 2 लूप्स यूज़ करूँगा, और सिमिलरली अगर 3 डायमेंशनल एरे हो गया तो फिर मुझे 3 लूप्स यूज़ करनी पड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये पैटर्न याद रखिएगा आपके किस तरीके से करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने पहले फर्स्ट एरे में इनपुट ले लिया, फिर इसी तरह सेकंड में भी मैंने ले लिया। फर्स्ट के बाद सिर्फ सेकंड लिख दूंगा, पूरा कोड वैसे ही है। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो लेस देन एम, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो लेस देन एन। लेस देन क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स लेस देन एन होगी, यानी 10 एलिमेंट्स हैं तो 9 तक जाना है, 5 एलिमेंट्स हैं तो 4 तक जाना है। चलें, इनपुट तो आ गए। अब जरा मुझे बताएं एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है मैट्रिसेस का। जी क्लास, मैट्रिसेस एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे ऐड करता हूँ मैं? किसी को याद है मैट्रिक्स कैसे सॉल्व होती थी? ठीक है, बिल्कुल सेम डायमेंशंस मैट्रिक्स तो ऐड होते हैं। और ऐड किसको करता हूँ मैं किस एलिमेंट में से? कोई अगर एक एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट में ऐड करना है, तो किस पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं किस पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स में ऐड करूँगा?
सेम पोजीशन, ठीक है, बिल्कुल सही कहा। तो हमेशा जब भी मैं एडिशन करता हूँ, तो सेम पोजीशन के एलिमेंट को मैं ऐड करता हूँ। तो इसके लिए कोड क्या होगा? कोड बड़ा सिंपल सा है, फिर मुझे एक और मर्तबा लूप्स लगानी पड़ेंगे और लूप में सिंपल एक कमांड लिखनी है, सम वाली, ठीक है? और सम कैसे, वही बात है कि मुझे 2D पे जब भी काम करना पड़ेगा, मैं 2 लूप्स लगा रहा हूँ, हमेशा वही सी 0 से स्टार्ट है, लेस देन एम, डी 0 से अच्छा ध्यान रहे ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है। और फिर इनर लूप के अंदर 2 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाया हुआ है, ये बता रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे पास कहाँ आ रहा है, इनर लूप में। और सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, सम कैलकुलेट कर रहा हूँ। सम का फॉर्मूला क्या है, सम पे भी देखें मैं सी और डी लिख रहा हूँ, यानी जो सी की वैल्यू होगी इधर और वही सी की वैल्यू होगी इधर और वही सी की वैल्यू होगी इधर। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर यहाँ पे सी की वैल्यू से है ज़ीरो, तो ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो, तो इधर भी ज़ीरो, और इधर भी ज़ीरो, तो इधर भी ज़ीरो। और अगर से डी की वैल्यू सपोज कर लेते हैं मेरे पास है टू, तो डी की वैल्यू इधर भी टू और डी की वैल्यू इधर भी टू, तो डी की वैल्यू इधर भी टू। तो इसका मतलब है सेम पोजीशन से फर्स्ट मैट्रिक्स के और सेम पोजीशन से सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट को सम किया जाएगा और उस रिजल्ट को सिमिलर सेम पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स में स्टोर कर दिया जाएगा। और मैंने यहाँ पे साथ साथ प्रिंट भी करवा लिया है यूजिंग टैब, थोड़ा थोड़ा फासला देके सम को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। और जब पूरी रॉ प्रिंट हो जाती है तो फिर रॉ चेंज का टाइम आता है, तो मैं रॉ को चेंज कर देता हूँ। तो इसी वजह से जब मेरा रिजल्ट प्रिंट होगा तो आप देखेंगे कि लाइन चेंज के साथ प्रॉपर मैट्रिक्स के फैशन में प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, ये प्रोग्राम का एक सैंपल आउटपुट है कि अगर 2 by 2 कहा तो पहले मैट्रिक्स में से 1 2 ऐड किया गया, फिर 3 4 आ गया, दूसरे 5 6 2 1 आ गया, तो उनको मैं सम करता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं 1 + 5 = 6, ठीक है, 2 + 6 = 8, 3 + 2 = 5 एंड 4 + 1 = 5। और टैब दिया था तो इसलिए इसमें ज़्यादा स्पेस है, ठीक है, टैब नहीं दूंगा स्पेस दूंगा तो ये खुद ब खुद क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल थी, बस इससे सिंटेक्स से फेमिलियर कराना पर्पस था आपको, कि आपको सिंटेक्स समझ में आ जाए कि मैं 2 डायमेंशनल एरेज को किस तरीके से यूज़ करूँगा और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसको यूज़ करने की। तो टिप्स एंड ट्रिक्स यही हैं कि हमेशा उसके साथ नेस्टेड लूप यूज़ होगी, यानी 2D लूप, 2D एरे के साथ 2 लूप्स यूज़ होंगी नेस्टेड फैशन में। तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी और वो सारे कॉन्सेप्ट जो आपने 2D कह रहा हूँ नेक्स्टेड लूप में यूज़ किए थे, याद होगा आपको जब वो ट्रायंगल पिरामिड बनवाए थे, तो आपको उधर भी रॉज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट बताया था, उधर भी बताया गया था ब्रैकेट्स बना के किस तरीके से बनते हैं। बिल्कुल वही सेम नॉलेज आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बस अब क्या है कि पिरामिड नहीं बनाना, आपके पास एक 2 डायमेंशनल एरे है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ इस प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं और वो भी मैट्रिक्स से रिलेटेड एक एग्जांपल है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज पता है आपको क्या होता है? ट्रांसपोज सिंपली ये होता है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया जाता है, आप उसकी रॉज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रॉज में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी उसको इंटरचेंज कर देते हैं रॉज और कॉलम्स। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन ध्यान यहाँ पे रखना है कि यहाँ पे मेरे पास मैंने एक ही दफ़ा पूछा है m इंटू एन, क्योंकि एक ही मैट्रिक्स था। मैंने यूज़र से इनपुट ले लिया, वैसे ही बिल्कुल एम यहाँ पे रखा, एन यहाँ पे रखा, मैट्रिक्स को इनपुट ले लिया यूज़र। फिर मैंने जब अगली मर्तबा लूप लगाई तो यहाँ पे भी स्टिल एम रखा है, यहाँ पर भी स्टिल एन रखा है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। ठीक है फहाम, अटेंडेंस का इशू नहीं है। अच्छा, अब देखने वाली बात क्या है कि देखिए मैट्रिक्स में तो मैं स्टिल सी और डी ही रख रहा हूँ, यानी मैट्रिक्स में से तो पिक मैं कैसे कर रहा हूँ, रॉ वाइज ही पिक कर रहा हूँ। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स में रख रहा हूँ तो मैंने इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दी, सिंपल, सी की और डी की मैंने पोजीशन इंटरचेंज कर दी। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैं मैट्रिक्स से तो रॉ वाइज पिक कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स में प्लेस कर रहा हूँ तो वो कॉलम वाइज पे प्लेस हो रहे होंगे। ठीक है, यानी रॉ रॉ से जो पहला एलिमेंट पिक किया जाएगा वो कॉलम रॉ जीरो कॉलम जीरो में प्लेस होगा, लेकिन जो फर्स्ट रॉ का सेकंड एलिमेंट पिक किया जाएगा वो एक्चुअली कहाँ प्लेस होगा, सेकंड रॉ के फर्स्ट कॉलम में प्लेस होगा। तो सिर्फ ये चेंजेस मुझे कर देनी है, डी की जगह सी, तो ऑटोमेटिकली पिकिंग रॉ वाइज होगी लेकिन प्लेसमेंट मेरी कॉलम वाइज हो जाएगी। और फिर मैं सिंपली ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स को प्रिंट करा के देख लूंगा। अब लेकिन ट्रांसपोर्ट मैट्रिक को प्रिंट कराते वक्त देखिए मैंने यहाँ चेंज करा है, यहाँ पे एन लिख दिया, यहाँ पे एन,
क्योंकि इसकी रॉज और कॉलम्स जो है इंटरचेंज हो चुके हैं एज कम्पेयर टू इसकी रॉज एंड कॉलम। इसकी रॉ m थी, कॉलम n थी, और इसकी कॉलम n है, रॉज m है। ये मैं n और m क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमेशा नहीं हो सकता कि सेम रॉज और सेम कॉलम्स हो, डिफरेंट भी आ सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एक सैम्पल इनपुट में देख सकते हैं कि यूज़र ने एक मैट्रिक्स एंटर किया जिसमें उसने रॉज 2 दी हैं, कॉलम 3 दी हैं। तो जो मेरा मैट्रिक्स था वो तो है 1 2 3 4 5 6 रॉ वाइज, लेकिन जब वो ट्रांसपोज में कन्वर्ट हो गया तो अब देखें उसकी कॉलम 2 हो गई हैं लेकिन उसकी रॉज 3 है। तो इसी वजह से मैंने इंटरचेंज किए पोजीशन। अगर आप इंटरचेंज नहीं करेंगे तो आपका प्रिंट होकर रिजल्ट वापस वैसे ही आ जाएगा जैसे आना चाहिए, या बल्कि गार्बेज भी आ सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो आपके ट्रांसपोज मैट्रिक्स में थर्ड कॉलम है ही नहीं। तो अगर आपने थर्ड कॉलम को प्रिंट कराने की कोशिश की तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हैं? गार्बेज का मतलब है वो नंबर नहीं आएगा जो आप एक्सपेक्ट करें। तो ये ध्यान रखिएगा। ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है तो बाजार ईजी पीजी, लेकिन इसमें इशू ये आता है कि अगर आपने एन और एम का ध्यान नहीं रखा कि ट्रांसपोज करने कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं, इंटरचेंज ना किया तो आपका रिजल्ट गलत प्रिंट हो जाएगा। तो और यूजुअली स्टूडेंट गलती भी वहीं करते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा आसान एग्जाम्पल होती है। क्यों? क्योंकि जब उसमें उसकी जो टी डी टाइनीज़ डिटेल्स होती हैं ना, वो बताई जा रही होती है ना, तो वो थोड़ा-सा ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कहते हैं ये तो इतनी आसान है, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जहाँ ओवर कॉन्फिडेंस आता है तो आपको पता है वो ही पॉइंट होता है जहाँ पे स्टूडेंट गलती करता है। तो ख़ास तौर पे जो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लग रही हो ना, उसको एक और मर्तबा देख लिया करें ये सोच के कि कहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ मिस तो नहीं कर रहा। ठीक है? तो इस तरह की एक्सरसाइज़ में ये मैं पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, स्टूडेंट इसी तरह की गलतियाँ करते हैं और फिर रिज़ल्ट गलत हो जाता है, और इतनी सी गलती की वजह से अच्छे खासे मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो मार्क्स के लिए भी ज़रूरी है और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ज़रूरी है कि आप इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। ठीक है? ये एक और एग्ज़ाम्पल हो गए हमारे पास, और इसके बाद हमारे पास चैप्टर में कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है। लेकिन हमारे पास एक असाइनमेंट मौजूद है, जैसे कि हर चैप्टर में ही होता है। तो ये चैप्टर एंड हुआ है, इसमें आपका असाइनमेंट है। टास्क 2 वही है, एन प्राइम नंबर्स वाला जो हमने लैब में डिस्कस किया था कि आपने यूजर से एन लेना है और उनमें से चेक करना है जो जो प्राइम नंबर्स हो उसको एरे के अंदर स्टोर करते हैं, सिंपल वन डायमेंशनल एरे का। दूसरा टास्क आपकी पुरानी एक्सरसाइज है जिसमें आप साइन कॉस टेंजेंट कॉस निकालते हैं नंबर्स का, लेकिन वो मैंने अभी तक 5 नंबर का दिया या इस तरह था, लेकिन अब मैंने थोड़ा नंबर, अगर आप देखें, बहुत बड़ा नंबर दे दिया है। मैंने एक जो नंबर लिखा है यहाँ पे 500 लिखा है। तो आपने सोचना ये है कि आप किस तरीके से एरे को यूज़ करके टाइपिंग ओवरहेड बचा सकते हैं अपना। ठीक है? आपने एरे यूज़ करना है और प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन और फंक्शन का सिंटैक्स ये नीचे मैंने गिवन दिया हुआ है। आप इसको यूज़ कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा कोड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन अगर एरे नहीं यूज़ करेंगे, प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि 500 दफ़ा साइन कैलकुलेट करना, 500 दफ़ा कोसाइन कैलकुलेट करना कितना मुश्किल हो सकता है। तो जितनी नॉलेज अभी तक आपने एक्वायर की है उसे अप्लाई करें और इस प्रोग्राम को शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में लिखने की कोशिश करें यूजिंग एरेज एंड प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन। अच्छा, इसका आउटपुट नहीं देना है मुझे, ठीक है? आपने सिर्फ कोड में लिख दिया 500 और चला के भी मत देखिएगा 500 के लिए, वरना ये प्रोग्राम इन्फिनिटी तक आप एंटर करते रहेंगे, डेटा करते रहेंगे। टेस्ट इसे आप 5 पे करें, लेकिन जब आप सबमिट करा रहे हो तो 5 की जगह मुझे 500 लिख के दे दें, क्योंकि जो प्रोग्राम 5 के लिए काम करेगा वो प्रोग्राम 500 के लिए भी काम करेगा, 5000 के लिए भी काम करेगा, 5 लाख के लिए भी काम करेगा, प्रोवाइडेड दैट कि आपने उसको इस तरह से बनाया कि वो जेनरिक नेचर का हो, कि उसमें नंबर से कोई फ़र्क ना पड़ता हो, लॉजिक रिमेन्स सेम। ठीक है? तो ये असाइनमेंट है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है काफ़ी। तो ये वही सबमिट होगा नेक्स्ट वीक, और इसके बाद वही कुछ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो आपके एग्ज़ाम, क्विज़ और बाकी चीज़ों में हेल्प आउट करती हैं। इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, एग्ज़ाम में आ जाए, क्विज़ में आ जाए, कहीं पे भी आ सकता है। तो इनकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा इसमें। और हमारे पास क्या है, बस यही है प्रैक्टिस प्रॉब्लम, दैट्स इट। ठीक है? तो चैप्टर हमारा यहाँ पे एंड हो गया है। अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप लोग कर सकते हैं, वरना फिर हम लेक्चर कंक्लूड करते हैं। जी क्लास, एनी क्यूरीज़?
चलें ठीक है, तो क्यूरीज नहीं है, लेक्चर और चैप्टर हमारा दोनों एंड हो गया है। तो टिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।